तो अंदर आग लगी है ना, उसका ये अनुमान भी नहीं लगा सकते। अगर किसी न किसी वजह से इस यूथ के अंदर की वो आग बाहर आ गई ना, तो भुगतना पड़ जाएगा इसको बहुत ज़्यादा। मैं हूँ सर, मेरे परिवार में ना कम से कम 279 वोट है, तो सिंगल वोट भी ना बीजेपी को तो नहीं जाएगी। लगातार कोर्ट में पैरवी नहीं, ढंग से पैरवी ही नहीं की जा रही है। ढंग से पैरवी इन द सेंस कि कभी तो इनके पास सिंपल सी 20 रुपये की फ़ीस नहीं होती कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए, कभी एजी साहब बीमार होते हैं, कभी इनके मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो कुल मिला के कोर्ट में ये पहुँचते ही नहीं है। एमएलए का इलेक्शन लड़ना हमारे नेम सा है, उसको नायब सैनिक को करनाल से, तो इन्होंने 1 तारीख में 5 घंटे बहस चली थी, 1 तारीख में वो केस फारिग हो गया, उसी दिन जजमेंट भी आ गई। गाड़ी मेरे को उठा लेगी, और कल जब अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये सारे जा लिए हैं, उसके बाद हमारे को छोड़ेगा। हमारी मैडम PhD है होल्डर है, और अभी उन्होंने ज्वाइन किया ग्रुप डी, वो डॉक्टर निर्मल हैं, और आज वो ग्रुप डी में जा रही, उन्होंने अपने आगे से डॉक्टर हटा लिया है। इससे ज़्यादा और क्या बेरोजगारी होगी देश में। की है बवानी खेड़ा में वर्तमान के सीएम आए थे, जिनको हमने सिर्फ एक ज्ञापन देने की कोशिश की थी। टीजीटी वाले को बच्चों को तो एक घेरे में बिठा के पैक कर दिया था कि ये इनमें से कोई बाहर ना निकल पाए। जो 56-57 वाले बच्चे थे, उनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया था इनकी तरफ से कि आपकी बात 5 मिनट के लिए होगी और करवाई जाएगी, और आप अपना ज्ञापन सौंप दीजिएगा। यकीन मानिए, हमें धक्के मार के निकाला गया है वहाँ से। धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम बस रैली में भी ये जय श्री राम, अरे राम तो हमारे हरियाणा में पहले से ही राम के हर गांव में 3-3 मंदिर एवरेज हैं। एक राम मंदिर बना दिया, वहाँ पे हमारा उपचार हो जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या वहाँ से मेरे साथ मेरा ससुराल है, मेरा मायका है, मेरी सिस्टर्स हैं, सभी हैं। उनके वोट जो हैं वो सिर्फ मेरी जॉब पे डिपेंड करते हैं कि इसको मिलेगी तो हम देंगे, नहीं मिलेगी तो हम नहीं देंगे। पहले मैं एयरफोर्स में था जी, अभी 2 साल हुए रिटायरमेंट आया। ये मेरे को तो लग रहा है नौकरी देंगे नहीं, मेरे को पता है जी, ठीक है, लेकिन मैं इनकी सच्चाई बता देता हूँ। इतने झूठे और इतने ड्रामेबाज है ना कि विधानसभा जैसे मंदिर में बैठ के मुख्यमंत्री खुद झूठे हो गए। जो हमारे पूर्व थे चेयरमैन, जो एग्जाम मतलब हमारे लेते HSSC, उसमें बैठ के चेयरमैन खुद झूठे हो चुके हैं। अब नो जॉब नो वोट, सीधी सी बात। नमस्कार, वह मिर्ची से मैं प्रशांत। हम लोग हरियाणा के हिसार के क्रांतिमान पार्क में हैं। यहाँ लोग जो इन्होंने CET का एग्ज़ाम दिया है, TGT का एग्ज़ाम दिया है, वो युवा इकट्ठे हुए हैं, और इनके बातचीत के बाद इनसे पता ये चलता है कि इनके साथ लगभग 5 साल से धोखा होता जा रहा है। तो बीजेपी की सरकार की ये ब्यूटी है कि वो धोखेबाज इतनी है कि 5 साल से बच्चों के साथ धोखा किए जा रही है, इनको लॉलीपॉप दिए जा रही है, और डरपोक इतनी ज़्यादा है कि मोदी जी आए तो इनको घर में ही डिटेन कर लिया गया, घर से उठा लिया गया। जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए, तो कुछ को तो बहला फुसला के कहा गया कि आपसे 5 मिनट बात की जाएगी, आप रुक जाइए। उसके बाद इनको धक्के मार के निकाल दिया गया। कुछ बच्चों को पुलिस ने घेरा बनाकर बंदी बना लिया। तो आपके सामने ये हालात हैं कि ये भिवानी में बेरोजगारों की बारात निकाल चुके हैं। अब ये हर ज़िले में जाके अपना दुखड़ा रो रहे हैं। हाँ, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है सर। अच्छा, क्या मुद्दा है असल में आपका? सर, हमारा मुद्दा मेन हरियाणा की बेरोज़गारी के ऊपर है, जो कि सरकार के द्वारा 5 साल से प्रताड़ित बच्चों के द्वारा देखी जा रही है। अब देखिए, 2020 में ये जो पॉलिसी लेके आए थे CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की पॉलिसी के तहत इनको ग्रुप C और D की एक भर्तियां करनी थी, जिसके अंदर इन्होंने जो एजुकेशन से रिलेटेड TGT PGT की पोस्ट हैं वो तो सब इनसे बाहर रखी थी, लेकिन उसको छोड़ के जितनी भी C और D की जॉब्स थी वो सारी की सारी CET के अंडर में आनी थी। लेकिन इन्होंने किया क्या है कि इसके अंदर मेन बहुत जो इम्पोर्टेंट एक ग्रुप्स थे जिसकी भर्ती सभी बच्चे देखना चाहते थे, ग्रुप नंबर 56 और 57। ग्रुप नंबर 56 और 57 के बारे में अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं तो वही ग्रुप नंबर 56 में एक सीनियर लेवल की पोस्ट आती है, जिसमें जैसे ग्राम सचिव है, पटवारी है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, और जो ग्रुप नंबर 57 है उसमें 12th लेवल की जॉब्स हैं, जैसे क्लर्क है या जेल वार्डर है या सुपरवाइजर्स हैं, ऐसे छोटी मोटी कह सकते कि एक ग्रुप C की +2 लेवल की पोस्ट थी और 56 में ग्रेजुएशन लेवल की थी। अब समस्या ये रही कि इन्होंने जो ग्रुप नंबर 56 का पेपर था वो उसके अंदर से एज इट इज़ 41 क्वेश्चन रिपीट किए, और रिपीट करने की वजह से ये मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर हम 16 तारीखें भुगत चुके हैं बच्चे। कोर्ट में कौन गया था? कोर्ट में बच्चे अपोजिशन में गए थे, जिनको ये पेपर कैंसिल करवाना था, क्योंकि सरकार ने ये क्वेश्चन, जो HSSC ने 41 क्वेश्चन रिपीट किए थे। ठीक है। जो बच्चे इसके कैंसिल के पक्ष में थे वो बच्चे गए थे। ठीक है।
हाँ जी। और मतलब पक्ष में फिर सरकार को लड़ना था। देखो, पक्ष में सरकार को लड़ना था बचाने के लिए, और उस शुरुआत में तो सभी बच्चे, हम इंक्लूडिंग हम सब पक्ष में थे कि ये पेपर कैंसिल हो जाए और ये हफ्ते 10 दिन के गैप में दोबारा ले लिया जाए। लेकिन उस समय सरकार ने ये कहा और बच्चों से मीटिंग करके ये कहा पर्सनली कि हम इस पेपर को कैंसिल नहीं करेंगे, हम आपका पेपर सेफ बचाएंगे। 41 चाहे हम छोड़ के 41 क्वेश्चन चाहे छोड़ें चाहे बचाएं, ये पेपर सेफ़ है, आप लोग सब सेफ़ रहोगे, चिंता मत करो। जिसने पेपर दिया है वो सब सेफ़ है। लेकिन उसके बाद से लगातार कोर्ट में ढंग से पैरवी ही नहीं की जा रही है। ढंग से पैरवी इन द सेंस कि कभी तो इनके पास सिंपल सी 20 रुपये की फ़ीस नहीं होती कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए, कभी एजी साहब बीमार होते हैं, कभी इनके मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो कुल मिला के कोर्ट में ये पहुंचते ही नहीं है। ठीक है। और नहीं, मंत्रिमंडल के विस्तार से कोर्ट का क्या लिंक है? सर ये बात तो आपको सरकार से ही पूछनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो इस चीज़ का भी कोई जवाब नहीं है। ऐसा कभी बोला है उन्होंने कि मंत्रिमंडल का विस्तार है इसलिए सरकार का रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में नहीं गया? बिल्कुल, एजी साहब ने पर्टिकुलरली प्रेजेंट होके ये बात कही कि हमारा मंत्रिमंडल का आज विस्तार है और इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा और नेक्स्ट डेट दे दी जाए, ये कारण बताया गया हमें। हाँ जी। ये कब से शुरू हुआ था मामला? ये बच्चों को 5 साल हो गए जी प्रताड़ित होते हुए। 2020 से शुरू हुआ था, 1.5 साल तो इन्होंने लगभग फॉर्म ही भरवाए हैं। ठीक है। 1.5 साल फॉर्म भरवाने के बाद इन्होंने एग्ज़ाम लिया और एग्ज़ाम लेने के बाद प्री के रिज़ल्ट में 7 से 8 महीने लगाए। फिर मेंस का पेपर दिए भी लगभग 10 महीने का आसपास समय हो चुका है और 10 महीने से लगातार बच्चे परेशान हो चुके हैं। कोर्ट में इतनी बुरी स्थिति कर दी है बच्चों की कि इनके पास कोई रोज़गार नहीं बचा है, किसी प्रकार का कोई हालात नहीं बचे। और अब 3 दिन बाद इनके वोट डल जाएंगे, उसके बाद इनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। ठीक है। और हमारी बात, आप हरियाणा में कहाँ प्रदर्शन कर चुके हो? हरियाणा में हम हर जगह प्रदर्शन कर चुके हैं। हम जींद में 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, हिसार में प्रदर्शन हमारे हो चुके हैं, भिवानी में हमारे प्रदर्शन हो चुके हैं, करनाल में हो चुके हैं। करनाल, जींद और भिवानी तो हमने बेरोज़गारों की रैली तक निकाली है, जिसके अंदर हमें लगा था कि सरकार थोड़ा सा जाग जाएगी, इनको लगेगा कि हाँ युवाओं की वोट की इनको ज़रूरत है, लेकिन इनको ज़रूरत है ही नहीं। कितने लोग शामिल होंगे इसमें जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है कोई आइडिया? आइडिया है सर, अगर ये भर्तियों को निरंतर स्थिति से या जिस हिसाब से बोल के आए थे कि साल में हम 2 CET लेंगे, उस हिसाब से लेते तो करीबन 10 लाख से ज़्यादा हरियाणा के जो बेरोज़गार हैं वो इससे प्रभावित हैं। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी? ये तो इलेक्शन तो हो जाएंगे अब, उसके बाद? इसके बाद स्ट्रेटजी ये रहेगी कि सर ये विधायक नहीं रहेंगे। ये विधायक नहीं रहेंगे? ठीक है। अपने पैसे से कर रखा है। हाँ जी। बिल्कुल। ये भी एक मेन इम्पोर्टेंट है कि सरकार को भर्तियां बचाने के लिए हमने 8-8, 10-10 लाख का वकील पर्सनली हमारे बच्चों से फंड इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके सरकार को वकील तक दिया है कि हमारी भर्तियां बचा दो, कलेक्शन करके। बिल्कुल। वकील का नाम बताओगे? है ध्यान? BS पटवालिया, जो पंजाब के पहले AG रह चुके हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बेरोज़गार। आपके मामले को ब्रीफ करके बता दो 2-3 मिनट में। बिल्कुल ब्रीफ ये है कि हमारा TGT का पहले नोटिफिकेशन निकलता है, उसको ये कैंसिल करके दोबारा निकालते हैं। कब निकलता है? ये 2022 में निकलता है। उसको ये किन्हीं वजह से कैंसिल करते हैं, दोबारा निकालते हैं। फिर ये फरवरी 2023 में दोबारा नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसका एग्ज़ाम लेते हैं। बिल्कुल मार्च अप्रैल में ये एग्ज़ाम ले लेते हैं। उसके 1-1.5 महीने बाद मई जून में ये DV कंप्लीट करा लेते हैं, जिससे हमारा ये फाइनल हो गया था कि सितंबर में रिजल्ट आना ही आना है, जिसमें खुद चेयरमैन ने ये बता दिया था कि 15 सितंबर आपका फाइनल है, रिजल्ट और ज्वाइनिंग हो जाएगी 2023 में। सितंबर में नहीं आया, हम चेयरमैन से मिले, उन्होंने बताया किसी वजह से रुका है, आपका अक्टूबर या नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा। वो नहीं आया। हम नवंबर में मिले तो उन्होंने ये बताया कि जो 31 दिसंबर 2023 है, हमारा संकल्प नहीं विकल्प है आपकी ज्वाइनिंग, और आपको लड्डू खिलाने, मिठाई खिलाने। उन्होंने आश्वासन बीच के भी दिए, दीपावली पे आपको मिठाई खिला देंगे, ये नव वर्ष आपका खुशियों का मनवाएंगे। ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल चला गया। ना तब तक कोई केस थे, ना कुछ सटे था, ना कुछ भी नहीं था। बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लियर भर्ती। मतलब वो उनका ये था कि आज दे देना रिजल्ट तो आज दे देते, लेकिन पता नहीं क्या मनसा थी इनकी। या तो शायद ये मनसा रही होगी कि इलेक्शन तक लंबा खींच के लेंगे और इसी के सारे यूथ को बौका के और इनसे वोट ले
ले लेंगे हम, शायद ये मनसा रही होगी इनकी, लेकिन नहीं, हमने फिर भी विश्वास किया कि चलो आ जाएगा। फिर हमारा जनवरी भी इन्होंने निकाल दिया। फिर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का जब बयान आया कि 29 फरवरी को 29,000 नौकरी हम दे देंगे, जिसमें उन्होंने स्पेशली बोला था कि 6,500 से 7,500 हमारी 7,500 वैकेंसी है टीजीटी की, जिन्होंने बोला था कि 6,500 से 7,500 वैकेंसी टीजीटी अध्यापक भर्ती की है, वो हम क्लियर कर देंगे। लेकिन वो फरवरी भी चला गया। मतलब कि विधानसभा जैसे मंदिर में बैठ के मुख्यमंत्री खुद झूठे हो गए जो हमारे पूर्व थे। चेयरमैन जो एग्ज़ाम मतलब हमारे लिए थे HSSC, उसमें बैठ के चेयरमैन खुद झूठे हो चुके हैं। अब विश्वास करने के लिए हमारे पास कोई रहा ही नहीं, क्योंकि राजा जो प्रदेश का राजा वो झूठा हो चुका है, जो हमारी नौकरियां देता हमें HSSC का चेयरमैन वो झूठा हो चुका है। उसके बाद हमने धरने दिए HSSC के बिल्कुल सामने। फिर ये कुछ पॉलिसियाँ बनाते हैं सोशो इकोनॉमिक्स की, जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, और मैं ये कहता हूँ इनको खुद ही नहीं पता कि वो पॉलिसी बना किस हिसाब से रखी है। उसकी टीजीटी तो उससे बाहर निकाल दिया अध्यापक भर्ती कि इसके लिए परी की ज़रूरत नहीं है। मेंस में उसके नंबर बताते हैं नोटिफिकेशन में कि 2.5% देंगे, और नोटिफिकेशन में निकाल देते हैं 5%। पॉलिसी में बताते हैं 2.5% देंगे मेंस में, और नोटिफिकेशन में देते हैं 5%। वो फिर कोर्ट में जाके उलझ जाता है। अच्छा, एक ऐसा केस हमारा उस पर सटे ही नहीं है, लेकिन किसी पता नहीं हॉर्टिकल्चर का कोई केस होगा जो ट्रांसफ़र का लेके है, कोई हॉर्टिकल्चर में ट्रांसफ़र, उसका एक लाइन उस हमारे अंदर लिखवा देते हैं। मतलब कि ये बताते हैं कि एजी साहब या तो फिर जानबूझ के एजी बने हुए हैं, या फिर उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते अगी भाई कोई भी लाइन लिख देते, उसको हॉर्टिकल्चर का केस टीजीटी के अंदर ज्वाइंट करके उसके ऊपर स्टे दिखा देते हैं। ये बताओ जानबूझ के किया या गलती से हुआ? गलती से हुआ तो मतलब हमारी भर्तियों की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है फिर, और जानबूझ कर किया गया तो फिर इनका इरादा क्या रहा होगा मेरे को वो पता नहीं, इस चीज़ का मैं नहीं सकता। उसमें सटे दिखा के हमें ये बताते रहे कि सटे है सटे है सटे है। वो तो थोड़े ही हमारे और भी साथी हैं जो पढ़े अध्यापक हैं, तो पढ़े लिखे, हमने खुद इनको पढ़ लिया और फिर बताया सर यहाँ सटे हमारा इसकी वजह से नहीं है, ये हॉर्टिकल्चर वाला इसकी वजह से है। फिर इन्होंने बताया कि हम पैरवी करेंगे, इसके बाद इन्होंने कोई पैरवी नहीं की। फिर वो बोले कि सोशो इकोनॉमिक्स का केस अभी चला हुआ है, उसकी सुनवाई ही नहीं करी। जब सुनवाई करी तो कोर्ट ने बता दिया कि भाई मैं 9 तारीख को, 9 कौन सी थी वो, हाँ 9 थी शायद, अप्रैल या मार्च की, कि इस तारीख को, हाँ 9 अप्रैल को इन्होंने बता दिया था कि हम रिजर्व फैसला दे देंगे सोशो इकोनॉमिक्स का। फिर हमारे एजी साहब कहते हैं कि कहते इसमें मेरी थोड़ी पैरवी रह गई है, नेक्स्ट डेट दे दो आप, मैं थोड़ी वो पैरवी कर लूँगा, उसके बाद दे देना आप रिजर्व फैसला। कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दे दी, उसमें फिर सुनवाई होती है, और उसमें से लेके आज तक वो रिजर्व फैसला ही नहीं लिया गया। आज तक माननीय हाईकोर्ट ने वो रिजर्व फैसला नहीं दिया। मेरे को नहीं पता क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है। जो माननीय हाईकोर्ट पहले 9 तारीख को देने को तैयार था रिजर्व फैसला, वो अब तक नहीं दिया है। इसमें सरकार की कुछ मंशा है या फिर सच में कोई ऐसा इशू रह गया था कि अब तक रिजर्व फैसला तैयार नहीं हो चुका है। और मतलब हमारी टीजीटी भर्ती मैं ये कहता हूँ इस प्रदेश में मैंने जितनी भी भर्तियाँ दी है ना, पहली भर्ती मैंने अपने जीवन में देखी है जो इतनी साफ और सुथरी थी, उसको भी लटका के रख दिया। हाँ, सीएम का फैसला कौन सा? अब वो तो इलेक्शन का तो पूरे प्रदेश को पता है। नहीं, इन वाले जो एमपी के, एमएलए के, सीएम के इनके इलेक्शन होते हैं, इनमें कोई देरी सवेरी नहीं होती। अगर इनमें होती तो बात बढ़ती, इनको एहसास होता, उस दर्द का पता लगता ना। मतलब अब हम नॉर्मली निवेदन कर रहे हैं, जो अंदर आग लगी है ना उसका ये अनुमान भी नहीं लगा सकते। अगर किसी न किसी वजह से इस यूथ के अंदर की वो आग बाहर आ गई ना तो भुगतना पड़ जाएगा इसको बहुत ज़्यादा। अब भी हम बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती ये कर रहे हैं कि आप हमारा रिजर्व फैसला माननीय हाईकोर्ट से अपील करें, जल्दी से आए और जल्दी से रिजल्ट और ज्वाइनिंग दी जाए, तो बहुत ही बढ़िया इन राजनीति के लोगों के लिए भी, इस प्रदेश के लिए भी और इस यूथ के भी लिए। ये ना हो कि हमें फिर आगे एजुकेशन को छोड़ के, अपनी नौकरियों को छोड़ के ये प्रदेश हमें ही संभालना पड़ेगा। देखो, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, मैं एक सच्चाई बताता हूँ जो मेरे अंदर आग लगी है। मतलब जिस बात की इस परमेश्वर परमात्मा ने जीवन दिया है, ये नहीं पता कि कब ख़त्म हो जाए, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन वो जो 60-65 साल के वहाँ बैठे हैं, जिसकी मतलब हम ये कह सकते हैं कि गिनती का ही समय वो निकालेंगे, उन्होंने अपना जीवन पूरा जी लिया है, उन्होंने लाइफ का हर जरिया देख लिया है। हम उस एज में है, यूथ में, कि भाई हमारा देखना ज़रूरी है। अच्छा, एक ये कहते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो। देखो, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते अगर ये प्राइवेट स्कूल की पॉलिसी अच्छी लेके आते। अब मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने जाता हूँ, बात करता हूँ, वो 14,000 रुपये सैलरी देते हैं, 2 बच्चे मेरे उस स्कूल में जाते हैं। साल की अगर मैं उसकी फ़ीस की, बुक की और सब निकालता हूँ तो मेरा खर्चा आता है
1,20,000 रुपये, प्राइवेट स्कूल का 1 साल का दोनों बच्चों का, और वो सैलरी देते हैं मेरे को 1 साल की 1,68,000 रुपये। नो बताओ मैं उस स्कूल में बाकी का खर्चा मैं कैसे चलाऊंगा पूरा 1 साल का, और कहाँ कैसे चलाऊंगा। आप लो भाई, आपका नहीं है मतलब आपके पास नहीं है सरकार, वैसे तो 43,000 वैकेंसी कम है सरकारी स्कूलों में, लेकिन आपको ये लगता है कि भाई हमारी हैसियत नहीं है कि हम यूथ को सरकारी स्कूल में टीचर दे, तो प्राइवेट में ऐसी पॉलिसी लेके आओ ना कि कम से कम वो हमारा एग्जाम ले प्राइवेट वाले और 50, 45, 60,000 अच्छी सैलरी दे। हमने ज़रूरत ही नहीं उस तरफ आके, उन्होंने तो फिर ये करेंगे नहीं क्योंकि स्कूल भी इन्हीं के हैं, वो बंद हो जाएंगे। इन्होंने हमारे दोनों रास्ते बंद कर दिए हैं बिल्कुल, ना हम प्राइवेट में जा सकते हैं ना सरकारी में जा सकते हैं। अच्छा फिर ये क्या कहूँगे, मतलब बयान सुने हैं आपने और हर प्रदेश का नागरिक जाना है कि भाई पकोड़े तल लो और कुछ काम कर लो। ये बताओ हरियाणा प्रदेश का जो यूथ है नहीं, कभी देखा आपने? हमारे यहाँ अदर स्टेट से आते भाई, हमने कभी ये काम नहीं किया। हमारा देश का यूथ 2 ही काम कर सकता है भाई, वो सरकारी नौकरी, वो फौज में जाओ, वो पुलिस में जाओ, या अन्य कंपटीशन के काम करता है, उसकी तैयारियाँ करता, या फिर वो खेती करता, खेती लायक भी नहीं हो करता। ये पता नहीं पॉलिसी अपने हिसाब से नहीं, ये अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। इन्होंने एक फैमिली आईडी बनाई, देखो मेरा इससे ये बताऊंगा कि ये कहेंगे इसका कोई रिलेटेड, ये इसलिए रिलेटेड है यूथ से। इन्होंने फैमिली आईडी बना दी और उस फैमिली आईडी के भी हाल पे ये सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स देते हैं। बाप की बेटे से नहीं बनती उसकी वजह से, और भाई की भाई से नहीं बनती। अगर आज मैं 5 नंबर लेकर नौकरी लग रहा हूँ और न्यारा हो जाता हूँ, तो मेरा छोटा भाई हमेशा में, हालांकि मेरे को ना तो 5 नंबर मिल रहे हैं, मेरे घर में पहले से ही बहुत जॉब है, मेरे फादर थे और थे मेरे, मैं जानता हूँ गाँव में किसी को ऐसा उनके साथ हुआ है, तो अब उनका झगड़ा हो रहा है और वो उसको गालियां देता है कि तू 5 नंबर लेके है और न्यारा हो गया, तू ऐ स्कूटर है, मैं किसका भरोसा बैठूंगा। ऐसी पॉलिसी है भाई। अगर आप एक व्यक्ति को मान रहे हो कि भाई ये, तो दूसरा कहाँ जाएगा फिर? इनको खुद ही नहीं पता ये पॉलिसी क्या बना रहे हैं। मतलब आज तक इनकी मोस्टली पॉलिसी कोर्ट में चैलेंज हुई है, खुद ही डिस्क्राइब नहीं कर पाए भाई कि कौन सी पॉलिसी सही है कौन सी गलत है। मोस्टली तो हमारी ये सोशो इकोनॉमिक्स की नहीं कर पाए, आज तक नहीं कर पाए, ये यूथ को नहीं समझा सके। अगर किस हिसाब से आप नंबर दे रहे हो, कैसे नहीं, प्री में कैसे दे रहे हो, मेंस में क्या दे रहे हो, टीजीटी का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, फिर वो फंसा के खड़ी कर दी। आप एक भर्ती भी पूरी नहीं कर सकते ढंग से, तो फिर फ़ायदा ही क्या आपका प्रदेश का राजा बनने का लिए? क्यों यो आप बता दो हमें भाई, हम कहते हैं, मैं बताता हूँ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, अगर आपके बस का नहीं हमें दो, हमें सौंपो, हम करके दिखाएंगे भर्तियाँ। और अभी हम इनसे निवेदन कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश के राजा, अगली बार अगर ऐसी कुछ आपत्ति आती है हमारे पास, मतलब ये ठीक है लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम वेट करेंगे, आचार संहिता भी हट जाएगी, चलो 15 दिन का 20 दिन का ये हमारे रिजल्ट और ज्वाइनिंग दे देंगे तो ठीक है, और नहीं तो मैं निश्चित कहता हूँ ये यूथ खुद ही विधानसभा संभाल लेगा, ज़रूरत नहीं है इनकी। मेरा एक कॉमन सवाल है आपसे, इन बातों से अलग सवाल है कि सरकार बदल सकती है, आप सरकार में आ सकते हो, न्यायपालिका तो वही रहेगी, कोई शक है आपको? इस पे तो कोई शक नहीं है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप। कार्यपालिका भी वही रहेगी, जो भी IAS है, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो आपको ये नहीं लगता है कि केवल विधायिका पे कंट्रोल करने की वजह से कुछ हो पाएगा? सर मतलब अभी जो आपसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि सारे के सारे मिले हुए लग रहे हैं मेरे को, कि जो कोर्ट आपके लिए काम नहीं कर रही है, सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है, कार्यपालिका आपके लिए काम नहीं कर रही है। कोर्ट कब काम करेगा? एक बात था, कोर्ट कब? नहीं, खुद आपने अभी बताया है कि जो 9 तारीख को देने के लिए तैयार थे, इतने महीने निकाल दिए, समझ नहीं आ रहा कि अपने एजी सरकार का वकील है, और देखो कोर्ट मान लेगा। अगर अपोजिशन का वकील भी जाके कुछ रखेगा नहीं कि सर हमारी एक बार ये पेंडिंग रहेगी, आप उसको एक बार सुनवाई करो, तो कोर्ट उसके अगर मैं मतलब मेरा कोई अन्य केस भी है ना, मान ले हम दोनों का कोई केस है और वो कह रहा है कि मैं फैसला सुनाने वाला हूँ, अगर ये जाके कुछ प्रूफ देगा कि सर ये प्रूफ है और इस केस में प्लीज एक सुनवाई कर लो, तो कोर्ट करेगा। क्योंकि माननीय जो हाई कोर्ट है ना, वो न्याय के लिए कितनी बार भी सुनवाई करेगा, वो केस को रीओपन भी करता है, लेकिन ये उसको पैरवी तो नहीं करते ना, ये तो अपने एप्लीकेशन देते हैं और अगली डेट ले लेते हैं। जब आपका एक मिनट आपका न्यायपालिका में पूरा विश्वास है? हाँ, न्यायपालिका से तो बड़ा कुछ है ही नहीं है। हम तो आज हमने तो पीछे एक मीडिया में बाइट दी थी, माननीय हाईकोर्ट से अपील की थी कि ये सरकारें और राजनीति के लोग तो नहीं देख रहे, लेकिन माननीय हाईकोर्ट अगर हमारी तरफ देख ले, आप देख लो कि हरियाणा का प्रदेश कितना दुखी और नाराज और कितना हताश हो चुका है। आपके पास जितने भी केस आए हैं, आप अपने भी हाल पे भी फैसले ले सकते हो, आप अपने भी हाल पे उनको सुनवाई जल्दी से जल्दी करा के आप उनका फैसला दे सकते हो। हमने माननीय हाईकोर्ट से भी अपील की थी, अगर ये नहीं देख रहे तो आप देख लो हमारी तरफ, वो तो न्यायपालिका। कब की बात है ये लगभग 15-20 दिन पहले मैंने मीडिया में अभी किया होगा। हाँ, मीडिया में बाइट दी थी इसकी। कोर्ट के पास ऐसा नहीं है कि उसकी आंखें बंद हैं, वो देख रहे हैं कि 5 साल से बच्चे परेशान हो रहे हैं, यूथ परेशान हो रहा है, वो धरने प्रदर्शन कर रहा है, वो बार बार उनको ये भी दिख रहा है कि सरकार रामखोरी कर रही है, उसके बावजूद भी आपका न्यायपालिका में विश्वास है, तो ये अलग तरह की बात है। चलो सर, क्योंकि रीजन ये है कि सरकार उलझा, अब एजी है ना, एक एजी सरकार का वकील है और उसको चांस दिया जाता है माननीय हाईकोर्ट द्वारा, क्योंकि उसको पता है कि ये वकील है जो पूरा प्रदेश की पैरवी कर रहा है, वो किसी एक की नहीं कर रहा है, तो माननीय कोर्ट उसको मौका देता है, अब अपनी बात वो रखते ही नहीं।
चलो, अब आपको क्या लगता है कि सरकार बदलने से रास्ता निकल सकता है? क्योंकि अब सरकार ही बदल सकते हैं ना वोट से, तो आप लोग, और तो कुछ है नहीं बचा हुआ। देखो सर जी। हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद इस सरकार से रही नहीं है। इस सरकार से हमें कोई ज़्यादा उम्मीद रही नहीं है, और ये बात सच्चाई है। हमने एक प्रेशर बना के सरकार के ऊपर प्रोटेस्ट करके, क्योंकि प्रोटेस्ट के थ्रू ही प्रेशर बना सकता है यूथ, इसके अलावा ये कुछ और करते भी नहीं है। इससे अगर हम बड़ा स्टेप कुछ सोचते हैं तो ये हमारे घर के आगे पुलिस लगा देंगे, ठीक है। अगर इससे बड़ी हम कोई कार्रवाई करने की सोचें तो ये हमको जेल में डलवा देंगे, हमारे ऊपर केस लगवा देंगे, और वो भर्ती का हमारा सपना ही ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि हम इनका सपना ख़त्म कर दें, इनको विधायक ही ना रहने दें। नीयत में खोट है भाई साहब, ये करना ही नहीं चाहते भाई। बिल्कुल प्रॉपर नीयत में खोट है। क्यों नहीं करना ना ना, इनके हाथ से पैसा छूट ही नहीं सकता। नहीं, इनके हाथ का पैसा थोड़ी है, वो तो सरकारी पैसा है, टैक्स जो है। मान रहे ना उसको। अच्छा, हाँ, ये चपड़ा सीधा लगा सकते हैं हरियाणा में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और वो भी पता भी कैसे लगाई है। चपड़ासी के बारे में बता देता हूँ। जो ग्रुप डी की जिन्होंने 11,000 वैकेंसी बताई हैं कि हमने 11,000 वैकेंसी लगा दी, और आपने कटर साहब का बयान सुना भी होगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे, कटर साहब का बयान सुना होगा आपने। 11,000 भर्तियाँ हमने ग्रुप डी की कर दी, लेकिन एक्चुअली में उसमें ज्वाइनिंग करने वाले 5 से 6,000 बच्चे हैं। 6-7 हज़ार बच्चे तो वो है जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं की। और आपको एक बात और बताऊं, जिस ग्रुप के 56-57 का हम जिक्र कर रहे हैं, उन 56-57 में से ये जो 5-6 हज़ार बच्चे ज्वाइनिंग किए, इसमें से 80% ये वही बच्चे हैं जो 56 और 57 के हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं। और जैसे ही ये वैकेंसी क्लियर होंगी, टीजीटी वाले भी हैं वहाँ पे, उन बच्चों में टीजीटी वाले भी हैं ग्रुप डी में, उन बच्चों में 56 वाले भी हैं, उस ग्रुप में 57 वाले भी हैं। मैंने ग्रुप 56-57 का भी क्लियर है टॉप से, मेरा डी ग्रुप भी क्लियर है, और मेरा टीजीटी भी क्लियर है। और सीईटी के अंदर अन्य जो ग्रुप हैं, जिन्होंने अन्य ग्रुप के एग्ज़ाम लेने बाकी हैं, उसमें भी बहुत से ग्रुप हैं, और जिसमें लगभग मोस्टली मेरे रोल नंबर्स आएंगे, मैं एग्ज़ाम दूंगा। मतलब वही तो मैं बताता हूँ, मेरा मुद्दा ये है ही नहीं कि टीजीटी करो, सीईटी। मेरा मुद्दा ये है कि भाई मैं बेरोज़गार हूँ, पिछले काफ़ी सालों से हूँ, और जिसके जिम्मेदार आप हो। आप चाहते तो बहुत साल पहले ये भर्तियाँ कंप्लीट करके एक रोज़गार दे सकते थे, हमें यूँ पार्क में, रोड पे और इस घूमने की ज़रूरत नहीं थी। एक अच्छी एज जो मेरी यूथ की, जहाँ मतलब मैं एक बड़े सपने देश और प्रदेश के लिए मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूँ, उस एज में मैं रोड पे दर अपने रोज़गार के लिए घूम रहा हूँ। अभी झूठे भाई साहब हैं, मतलब इतने मक्कार हैं, इन पर भरोसा करके हम पछता रहे हैं। मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ, 20 साल नौकरी करके आया हूँ। 1,10,000 रुपये तनख्वाह थी मेरी, पेंशन है अभी 30,000। इनके भरोसे पे आया था मैं नौकरी छोड़ के। क्या है, हरियाणा में बड़े अफसर की नौकरी कर रहे हैं आराम से, सारे सपने मेट दिए इन्हें। एक बात बताओ, किसान आंदोलन के जो लोग थे उनके साथ भी ऐसा ही धोखा हुआ है जो आप लोगों के साथ हुआ है। वो लोग इनका विरोध कर रहे हैं गांव-गांव में, तो आप लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे? ये हम बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमने सरकार को क्लियर चेतावनियाँ दे रखी थी कि लोकसभा इलेक्शन के जिस दिन हमारे पोलिंग होगी 25 मई, उससे पहले हमारी भर्तियाँ क्लियर करें। ओके, ये हमारी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी सरकार को। अब इन्होंने ये 3 दिन बच गए, हम 3 दिन ही वेट कर रहे हैं कि ये क्या करने वाले हैं। और बाकी 3 दिन के बाद क्या विरोध करोगे? जो इनके वोट मांगने वाले लोग हैं वो तो अभी घूम रहे हैं ना। हम विरोध तो जिस शुरुआत से कर रहे हैं, विरोध तो हमेशा से कर रहे हैं, शुरुआत से कर रहे हैं। मतलब आमने सामने आपने किसी एमपी से सवाल नहीं पूछा है जो खड़ा है? एमपी तक तो हमें पहुंचने दिया ही नहीं जाता जी। एमपी तक तो हमें पहुंचने नहीं दिया जाता, उससे पहले हमें बैठा दिया जाता है साइड में। ऐसे कोशिश की है आपने? बिल्कुल की है। बवानी खेड़ा में वर्तमान के सीएम आए थे, जिनको हमने सिर्फ एक ज्ञापन देने की कोशिश की थी। टीजीटी वाले को बच्चों को तो एक घेरे में बिठा के पैक कर दिया था कि ये इनमें से कोई बाहर ना निकल पाए। जो 56-57 वाले बच्चे थे उनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया था इनकी तरफ से कि आपकी बात 5 मिनट के लिए होगी और करवाई जाएगी, और आप अपना ज्ञापन सौंप दीजिएगा। यकीन मानिए हमें धक्के मार के निकाला गया है वहाँ से। ये पहुँच नहीं देते हम तो वहाँ तक। हम तो बस मीडिया कर्मियों से एक गुजारिश करते कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे। नहीं, देखिए, आवाज़ के मामले में तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँची है। वो कान बंद किए हुए हैं, आँख बंद किए हुए हैं, वो आप लोगों को पता है, ये बिल्कुल क्लियर है। सर, इसमें तो एक टीजीटी की भर्ती 16 साल पहले निकली थी संस्कृत की। वो 16 साल के बाद 2016 में निकली, फिर 17 में निकली, 19 में निकली, फिर 21 में निकली, 23 में उसके एग्ज़ाम हुए हैं जो इनके साथ अभी तक वो भर्ती पूरी नहीं है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्रें भी निकल चुकी हैं, जो 44-45 साल के हो गए, अब भी वेट कर रहे हैं। क्या करें, आप भी सरकार से। मैडम, हमारी मैडम PhD है, होल्डर है, और अभी उन्होंने ज्वाइन किया ग्रुप डी। वो डॉक्टर निर्मल हैं, और आज वो ग्रुप डी में जा रही, उन्होंने अपने आगे से डॉक्टर हटा लिया है।
इससे ज़्यादा और क्या बेरोजगारी होगी देश में। PhD होल्डर ग्रुप डी ज्वाइन कल की बात है, एक मिनट हटो जी। कल की बात है, सुबह रात कोई पुलिस वाले आ गए थे हमारे घर, सुबह मेरे को उठा ले गए, भाई आप क्या नाम है, किसी ने बोल दिया भाई 10-20 गाड़ी लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका विरोध करेंगे, इसलिए गाड़ी मेरे को उठा लेगी। और कल जब अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये सारे जा लिए हैं, उसके बाद हमारे को छोड़ेगा। क्या नाम है आपका? सुरेश गोयत। कहाँ से? मैम से, वैसे मैं भिवानी रहता हूँ। हमारे TGT के बहुत से बच्चों को उठा लिया गया था, कल डिटेक्ट कर लिया गया हम लोगों को। वहीं पे एक जगह घर पे किसी के दरवाजे के आगे PCR खड़ी कर दी गई, किसी गाँव के बाहर PCR खड़ी कर दी गई कि ये बच्चे विरोध करने ना जाएँ। और सर को तो थाने में ले जाया गया, इनके साथ साथ 3 से 4 बच्चों को और थाने में ले जाया गया। ऐसा कुछ नहीं था, बस किसी ने झूठी रिपोर्ट ही दी। ठीक है, क्या मामला है जी आपका? सर सबसे पहले एक सेकंड, पहले तो नाम बता दो आपका ना। सर मेरा नाम निशा, मैं सापले से हूँ। हाँ जी सर, हमारा जो फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा चला हो ना हरियाणा में, बेरोजगारी का है। ये ना एक पॉलिसी लेके आए 2020 और 21 में, CAT पॉलिसी, कॉमन एलिजिबल टेस्ट। ये बोल रहे थे कि पेपरों को हम और आसान बनाएंगे। एक ही पॉलिसी के अंदर इन्होंने बहुत सारे ग्रुप बना दिए, 63 ग्रुप। उनमें ना कुछ में क्वालिफिकेशन अलग थे, जिसमें सेम क्वालिफिकेशन थी उनका एक ग्रुप। जैसे ये अफसर लाइन के 56 ग्रुप, इसमें सारी अफसर लाइन की नौकरी है, एक्साइज, टैक्सेशन, पंचायत ऑफिसर, ये सारी पोस्ट है। और 57 में सारी क्लर्क की है और SI रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये जो पोस्ट है ना सर, इनका एग्ज़ाम था 5 और 6 अगस्त को। 4 अगस्त को कोर्ट में सिंगल बेंच ने स्टे कर दिया इस पे। कौन से साल में? ये 2023 में, 4 अगस्त 2023 में सिंगल बेंच ने स्टे लगा दिया। सिंगल बेंच में सरकार हार गई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना डबल बेंच में चले गए। इन्होंने रात को कोर्ट ओपन करवाया और तब इन्होंने परमिशन ली। सर कल 5 अगस्त को ये देखो, बच्चों को ये था कि हमारा पेपर, ये नहीं पता था कि रात के 12 और 1 बज गए थे कि कल हमारा पेपर होगा या नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने 12-1 बजे नोटिस डाला कि कल पेपर नहीं ले रहे। 5 वाला पेपर इन्होंने 7 को लिया और 6 वाला पेपर 6 को लिया। चलो वो पेपर भी हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दोनों पेपरों में 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो उस पर केस हो गया। तो हमारे जो माननीय CM साहब हैं अभी करंट में, नायब सैनी, और जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर खट्टर, उनको पता है कि हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग है, ये खुद ही बोलते। तो उन्होंने इन भर्तियों पे इतने सारे केस कर दिए। तो ये भी जाके कोर्ट में क्या करते हैं, हर बार ना तारीख पे तारीख लेते हैं। कभी इन्होंने ढंग से पैरवी नहीं की, कभी बोलते कि हमारे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, कभी बोलते हमारे पास सर्विस कंप्लीट नहीं है, कभी बोलते बाकायदा AG साहब हमारे बोलते कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। तो मंत्रिमंडल का और हमारी भर्तियों का क्या सीन है। इन्होंने पेपर तो ले लिया, लेकिन जब हमारे रिजल्ट निकलवाने की बारी आई, ये पीछे हट गए। एक बात देखो सर, MLA का इलेक्शन लड़ना हमारे नियम सा है, उसको नायब सैनिक करनाल से, तो इन्होंने 1 तारीख में 5 घंटे बहस चली थी। 1 तारीख में वो केस फारिग हो गया, उसी दिन जजमेंट भी आ गई। और 10 महीने से जो हमारी तारीख पे तारीख ले जा रहे, ये उन पे सुनवाई नहीं कर रहे। इन्होंने इतने केस करवा रखे हैं उस भर्तियों पे कि मतलब ये जानबूझ के नहीं करना चाहते। जो हमारे मतलब ये मनोहर खट्टर थे जो हमारे CM, खुद इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, बाकायदा ट्विटर पे ट्वीट भी किया था जनवरी में कि 31 दिसंबर तक 2023 तक हम 65,000 भर्तियाँ पूरी कर लेंगे। वे अपने वादे से मतलब पलट गए। ये बोलते विकल्प ने संकल्प हमारा, ये सेम बात जो हमारे चेयरमैन थे खदरी साहब वे बोलते। फिर इन्होंने ना विधानसभा को बोलते मंदिर है, और मंदिर में हम झूठ नहीं बोलते, खुद बोलते हमारे CM साहब। उन्होंने मंदिर में 3 बार खड़े होकर बोला। कभी बोलते हैं कि इस तारीख तक इतनी 1000 वैकेंसी, फिर बोलते 29 फरवरी तक 29,000 भर्तियाँ हम पूरी करवाएंगे। उस वादे से भी पलट गए। ये सर इतनी बड़ी पोस्ट है हरियाणा में, अराउंड कम से कम 16-17 साल के बाद आई होगी, 2007 के बाद। तो हर कोई बच्चा चाहता कि अफसर वाली पोस्ट पे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल एजेंडे के उससे अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इन्होंने पहले C की भर्ती नहीं करवाई। ये हर बार क्या बोलते थे CM साहब की, बच्चा रिपीट नहीं हो, जो क्वालिफिकेशन उनके अकॉर्डिंग जॉब मिले, वो C वाला बच्चा D में ना जाए, तो C की भर्ती पहले करेंगे। पर इन्होंने क्या किया, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले इन्होंने ग्रुप D का रिजल्ट दे दिया। वो C वाले बच्चे ना जो 56-57 के जो टॉपर बच्चे वे D में चले गए। ये सिर्फ इन्होंने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए खुद बोलते हैं अभी लोकसभा के इलेक्शन है, और तो जो लोकसभा के इलेक्शन में वोट हम मोदी के नाम पे ले लेंगे, तो रोज़गार का मुद्दा है ही नहीं लोकसभा का। और रोज़गार का मुद्दा चाहे सर लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का हो, रोज़गार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। क्योंकि 2019 में जब इनकी सरकार बनी थी ना, युवाओं के सहयोग से बनी थी। मैं खुद कहती हूँ कि 2014 से 19 तक इन्होंने
प्रॉपर वे में भर्ती की थी, अच्छी की थी, लेकिन उस टाइम पे भी इन्होंने ये किया था, पहले ग्रुप डी की भर्ती पूरी की थी, उसके बाद ये SI की करते हैं, उसके बाद कांस्टेबल की, तो बच्चे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। अभी आज के न्यूज़पेपर में भी क्या दे रखा है उन्होंने कि 1.25 लाख वैकेंसी पूरी की, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे चेक करोगे ना, इन्होंने एक भर्ती नहीं पूरी कर रखी है। वादा ये 60,000 का कर रखे, और भर्ती इन्होंने मुश्किल से 10,000 टेक्निकल की और 10,000 ग्रुप डी की, 20,000 वो भी प्रोविजनल ज्वाइनिंग दे रखी इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए। और हर एक रैली में क्या बोलते हैं हमारे CM साहब, बिना पर्ची बिना खर्ची हम भर्ती पूरी करते हैं। ये नहीं बताते बिना पर्ची बिना खर्ची 0 भर्ती, हमने 5 साल से एक भर्ती नहीं की, उसका तो ये मुद्दा ही नहीं उठाते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, अभी जो बीजेपी का सबसे बड़ा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चलो हम बेटियाँ पढ़ गई, इतनी मेहनत से हमने पढ़ाई की 15-16 घंटे, तो जो हमें हमारी मेहनत का हक तो मिल रहा है, और ऊपर से हमने हर जगह प्रोटेस्ट किया। देखो सर, ये हमने बेरोजगारों की बारात निकाली, जींद में भी, करनाल में, भिवानी में, उसके बावजूद हमारी जो ये बेटियाँ पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ऐसी दुर्गति कर दी, आज हम ऐसे रोडों पे घूम रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर सर एग्जाम्पल सेट करना होगा कि भाई ये चलो कल को ये बोलेंगे कि ये बेटी ना पढ़ के कामयाब हुई, तो एक एग्जाम्पल सेट भी होगा, तो उस चीज़ की तरफ भी कोई निदान। तो मेरे को तो ऐसा लगता है जो बीजेपी नारा दिया था ना 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने, और वहाँ पे शायद वो चीफ गेस्ट थी माधुरी दीक्षित, वो भी आई थी प्रॉपर, नहीं माधुरी दीक्षित आई थी, तो उन्होंने बोला था बेटियों के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो बेटियों को रोजगार नहीं दे रहे, बेटी ऐसी बाहर घूम रही, तो उस नारे का फ़ायदा क्या हुआ? जब बेटियां बच रही है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ? तो वो तो मुझे एक तरह का जुमला ही लगता है। कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए सोनीपत में लोकसभा में, उन्होंने एक बार भी रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं की। हर बार ये बोलते बिना पर्ची बिना खर्ची, हर जगह ये प्रमोशन करते हैं कि हमने गरीब बच्चों को 5 नंबर दिए, उस 5 नंबर पे भी केस हो रखा, उसको भी डिफाइन नहीं कर रहे, और ऊपर से कह रहे हैं हम गरीब बच्चों को नौकरियाँ। गरीब बच्चे सर जिन्होंने तैयारी की थी ना, वे आज ना बेचारे इतने हार चुके, दोबारा अपनी मजदूरी पे चले गए, तो क्या फ़ायदा हो रहा है ऐसी पढ़ाई का? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा एक बेसिक सवाल है कि इतने लंबे टाइम से आप लोग लड़ रहे हो, आपको उम्मीद किससे है? आपको क्या न्यायपालिका से उम्मीद है? क्योंकि मैं तो बातचीत में भी जो हुई है, मुझे तो लग रहा है कि न्यायपालिका भी शामिल है कहीं ना कहीं इसमें। इनके हिसाब से ही चल रही है, जब इनके चुनाव का काम होता है तो ये तभी अपना रिजल्ट निकलवा लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो ये खुद जाके पहले आगे की डेट लेके आते हैं। क्या नाम है आपका? रसिका। कहाँ से? जज्जर से आए हैं। मामला तो बिल्कुल साफ है, इसके अलावा कोई बात है अपनी? यही मेन बात है ना कि सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का मुद्दा है। नो डाउट बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, और युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ही है। मैं तो बस एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारे मोदी साहब से कल भी आए थे, मोदी की गारंटी है तो सब मुमकिन है, मोदी की गारंटी है तो रोजगार कहाँ है? जब मोदी का हर साल उन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? इन्होंने हर साल 2 लाख रोजगार भी नहीं दिए। देखो 3 दिन के बाद ना चुनाव हो जाएंगे, मैं करता हूँ बात आपसे, 3 दिन बाद चुनाव हो जाएंगे, ये लोग 4 महीने के लिए रिलैक्स हो जाएंगे, ये हारते हैं जीतते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? समझ रहे हो ना? अभी विधानसभा में फिर आप दबाव बना लोगे, हो सकता है ये हार जाएं जीत जाएं, क्योंकि किसान आंदोलन का विरोध है इनके खिलाफ, OPS वाले जो कर्मचारी हैं उनका ओल्ड पेंशन स्कीम का है, आप लोगों का विरोध है, तो जीतने के चांस तो बहुत कम है। फिर भी मान लो किसी EVM की वजह से किसी वजह से जीत जाते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? मेन तो ये बात है ना सर। स्ट्रेटजी तो यही है कि भाई जो इन्होंने हमारे साथ कर रखा, हमारी जो यूथ की पावर है सर, इलेक्शन के टाइम पे सबसे बड़ी पावर वोट की होती है। अगर ये हमारी भर्ती पूरी नहीं करते तो सबसे बड़ा तो वो वोट की चोटी लगेगी इनको। तो ये तो क्लियर है कि अभी तक तो भर्ती की नहीं है, 3 दिन में करेंगे भी नहीं, तो इस चुनाव में तो पक्का वोट की चोट लगेगी। एक बात बताओ, जब MLA का इलेक्शन लड़वाने के लिए नायब सैनिक का 5 घंटे में वो होके मतलब आर्ग्यू होके इनका रिजल्ट आ गया उसी दिन, तो अगर ये करने पे आए तो सब कुछ। एक बात बता दो, सिंगल बैच में हार गए थे। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी 3 दिन में भी आपको उम्मीद है सर, अगर ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर इनकी मनसा ही नहीं है तो सर एक मैं बता रही सर, ये जितने भी कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, सभी अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देखते हैं, इन्होंने बच्चों से कोई मतलब नहीं है। ये आगे चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनको ना हर टाइम तो इनके स्टेटमेंट बदलते रहते, अपनी बात पे नहीं टिकते। इनका तो बस एक ही वो नारा है, इनका तो मिनट के शेड्यूल फिक्स होते हैं। अब यहाँ दौरा अगला, यहाँ हमारे 5 साल से पूरा शेड्यूल ख़राब करके रख दिया इनको। मैं तो अब आपके दर्शकों के माध्यम से भी यही अपील कर रही हूँ कि अब की बार वोट सोच समझ कर दें। सबसे बड़ी पावर सोच समझ, क्लियर बोलो आप, इसमें क्या बात है? सर, सबसे बड़ी पावर है वोट की पावर। नो जॉब नो वोट, सीधी सी बात। अगर ये हमारी भर्ती पूरी नहीं करवाते ना तो हम वोट देते हैं ना देने होते। मैं हूँ सर,
मेरे परिवार में ना कम से कम 279 वोट है, तो सिंगल वोट भी ना बीजेपी को तो नहीं जाएगी, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा दुखी कर रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एजेंडे में भी रोजगार नहीं है, अब की बार भी एजेंडे में रोजगार को लेके ही नहीं आते। धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम बस रैली में भी यही जय श्री राम। अरे राम तो हमारे हरियाणा में पहले से ही, हमें पहले से ही राम के हर गांव में 3-3 मंदिर एवरेज हैं। एक राम मंदिर बना दिया, वहाँ पे हमारा उपचार हो जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या वहाँ से डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने इतनी भर्तियाँ निकाली, पता ही नहीं चल रहा डेवलपमेंट इनका हुआ कहाँ से है। इतनी तो वैकेंट पोस्ट है, इनके काम कहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं पता ही नहीं। पटवारी, कैनाल सचिव, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2007 से लेके 2014 से 2017 में एग्ज़ाम लिया, वो भी कैंसिल, फिर 2019 में एग्ज़ाम लिया, वो भी कैंसिल। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, जो अभी ये बोल रहे थे 2014 से सुनाना शुरू किया है इन्होंने, 2019 में फिर वही पार्टी जीत गई, ये बात तो सही है ना। अब यदि ये 2024 में भी जीत जाती है तो फिर क्या रास्ता है आप लोगों के पास? मेरे लिए तो सवाल ही बड़ा ये है कि हम लोग अब ये कवर कर रहे हैं गांव-गांव में जाके, इनका विरोध हो रहा है। यहाँ पार्क में आप लोग विरोध कर रहे हो, कल आपने वो रैली सी निकाली थी जिसके ऊपर घोड़े पे चढ़े हुए थे, आपने बारात निकाली थी, ओपीएस वाले विरोध कर रहे हैं, यानी कि हर जगह पे विरोध है। उसके बावजूद भी यदि ये सरकार में आ जाते हैं, मेरा बेसिक सवाल वही था जो आप बोल रहे हो ना कि 2019 में आ गए जबकि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और बहुमत के साथ आ गए। एक तो ये होता है कि भाई अलायंस में आए, तो फिर क्या विकल्प है आपके पास? मतलब कब तक आप उम्मीद नहीं तोड़ोगे? बहुमत में कहा 2019 में अलायंस ही तो बनाई। नहीं, आप हरियाणा की बात कर रहे हो, ये जो मुद्दे हैं ये तो नेशनल लेवल के थे, जो नेशनल लेवल के। लेकिन सर एक बात बताओ, बताइए किस मुद्दे पे डरा रहे हैं? जैसे सबसे बड़ी मतलब अगर बात आती, एक वो ना बोलते जनसंवाद बोलते हैं, ये सीएम साहब के जनसंवाद तो ये बहुत करते हैं, वो भी मतलब खुद ही बोलते हैं 1-2 क्वेश्चन, कभी छात्र संवाद करवा दो, मैं गारंटी दे रही 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। तो मैसेज तो इन लोगों का बिल्कुल साफ है कि नो जॉब नो वोट। वो साफ तौर से बोला है कि हमारे परिवार में 200 कुछ वोट हैं और एक भी बीजेपी को नहीं जाएगा। अल्टीमेटली गुस्सा बिल्कुल साफ है, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, तो फैसला तो लगभग हो ही चुका है, अब तो घोषणा होनी बाकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला है सर, मैं टीजीटी की कैंडिडेट हूँ हिसार से। हिसार से ही हो? हाँ जी सर। बताइए। तो हमारा मुद्दा तो यही है सर कि इन्होंने वैकेंसी निकाली, हमने सब कुछ छोड़ के इनकी तैयारी की, अच्छे स्कोर किए, और उस दिन से ना दिन में ना रात में हर टाइम फ़ोन चेक करते हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा। मैं मैरिड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स के, स्पेशली मेरी मम्मी के फ़ोन आते हैं रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैंने उनको ये कहना छोड़ दिया, आप रिज़ल्ट का जिक्र मत करो। आप भी दुखी होते हो, हम भी दुखी होते हैं। यानी कि हमारी उम्मीदें थी सरकार से, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, और अभी भी मैं तो ये कह रही हूँ अभी भी हमें उम्मीदें हैं, ये हमारी उम्मीदों पे खरी उतर सकती हैं अगर ये चाहे तो अभी भी हम उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रिज़ल्ट दें, ताकि जितने भी हम टीजीटी परिवार 56-57 परिवार हैं उनका आभार व्यक्त करें। अभी हम उनका किसी ना किसी तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारे फेवर में कुछ काम करती है तो हम उनका सपोर्ट भी करेंगे। तो मेन मुद्दा हमारा यही है कि जो रोज़गार है, हम जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दें, क्योंकि हम इस लायक हैं, हमने पढ़ के अच्छा स्कोर किया है, हमारा तो डीवी तक हो चुका है कि हम ये कहें कि हमने पेपर दिया। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, बच्चों को भी हैंडल किया, मैं जॉब भी करती हूँ, सारे काम करते हैं, उसके साथ साथ हमने पढ़ाई भी की, लेकिन मिला क्या हमें? ये तो मैं ये कहूँ कि मैं कहीं ना कहीं ये मन में शंका थी कि कोई भी भर्ती बिना देरी के पूरी नहीं होती, तो मैंने जो मेरी एट प्रेजेंट जॉब है वो मैंने छोड़ी नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ। तो मैंने दूसरों को भी यही कहा कि जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं आ जाता आप जॉब मत छोड़ना, ठीक है? वो तो सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरा जो एकेडमी है वो भी सपोर्ट करती है, फैमिली है वो भी सपोर्ट करती है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जो प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे उन्होंने जॉब छोड़ दी कि इसी भरोसे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमारा अप्रैल मई में एग्ज़ाम लिया, जुलाई में हमारी डीवी करवाई, तो हमारे सपने जो है ना बहुत, यह आप ये कह सकते हो कि आसमान तक पहुंच गए, कि हमें ये लगा कि इतनी जल्दी उन्होंने पेपर लिया, इतनी जल्दी उन्होंने डीवी करवाई, तो अब तो रिज़ल्ट हमारे हाथ में 1 साल तो ये लेंगे ही नहीं। और उस जुलाई के बाद से, कौन सी जुलाई? ये अभी जुलाई 2023, जुलाई 2023 से हमें वेट था कि इन्होंने ये कहा था 31 दिसंबर लास्ट है, ठीक है? बीच में उन्होंने और भी डेट दी थी, लेकिन 31 दिसंबर लास्ट, यानी कि 2024 से पहले आप गवर्नमेंट स्कूल्स में हो गए। लेकिन वेट करते करते जिस दिन डेट देते थे पूरी रात हम सो नहीं पाते थे कि नेक्स्ट डे पता नहीं क्या डिसीजन आएगा, किसके फेवर में आएगा, ये हियरिंग पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, वही होता था। लेकिन मन ये कहता था नहीं आज तो जाएंगे, आज तो हमारे फेवर में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन लास्ट में क्या होता था कि ये गए हियरिंग पे, वहाँ पे कभी एजी साहब नहीं जाते थे,
कभी हमारे फेवर में कोई नहीं बोलता था, तो वो डेट क्या होती थी, नेक्स्ट डेट। एक बार तो हमारा फैसला रिजर्व भी कर लिया, तो हमें ये उम्मीद होगी थी कि अभी फैसला आ जाएगा। उसके बाद जो ये 5 नंबर का सोशियो इकोनॉमिक का है, इसका जो भी फैसला रहता है, हम ये नहीं कहते मिले नहीं मिले, वो देखो न्यायपालिका पे है, उनको जो सही लगता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन वो रिजल्ट तो दे कम से कम, कि चाहे वो मिल रहे हैं चाहे वो नहीं मिल रहे हैं, हमारे सामने रखे उस चीज़ को। वो रिजर्व फैसला भी उन्होंने दोबारा से उस केस को रीओपन करवाया, तो यानी कि जिस दिन उन्होंने रीओपन करवाया उस दिन हमें ये लगा कि कुछ नहीं हो सकता, कि जब फैसला रिजर्व है और आप जज से दोबारा से डेट लेके उसको रीओपन करवा सकते हो, तो ये फैसला तो अभी तक हमें लगता नहीं कि कहीं जाएगा। तो मेरी तो अभी भी सरकार से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी 25 मई, इनके हाथ में सब कुछ है, 25 मई अभी बहुत दूर है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत दूर है। अगर ये चाहे तो हम सारे इसके फेवर में हैं। हमारा जो 74-71 टीजीटी परिवार प्लस जो संस्कृत के कैंडिडेट हैं, उसके पीछे आप मान सकते हो कि हर एक परिवार में कम से कम 5-7 कैंडिडेट होंगे। सभी हमारे साथ हैं, मेरे साथ मेरा ससुराल है, मेरा मायका है, मेरी सिस्टर्स हैं, सभी हैं। उनके वोट जो हैं वो सिर्फ मेरी जॉब पे डिपेंड करते हैं कि इसको मिलेगी तो हम देंगे, नहीं मिलेगी तो हम नहीं देंगे। तो मेरी सरकार से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी जो भर्ती है ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरी भर्ती है सर, इसमें कुछ भी नहीं है। जिसका डीवी हो चुका है, आपको सिर्फ क्या करना है, एक रिजल्ट देना है। डीवी से क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके। कि अब हमारा सिर्फ जो एक ही काम रहता है वो ये रहता है कि उनको रिजल्ट देना है। वो कहता है ना, एक बटन पे हाथ लगाना है और हमारी जो लिस्ट है हमारे सामने, एटलीस्ट हम इस तरीके से बैठ तो जाएं हमारा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र है जी, कहाँ से? भिवानी से हूँ। पहले कहाँ जॉब करते थे आप? पहले मैं एयरफोर्स में था जी। अभी 2 साल हुए रिटायरमेंट आया जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है बीजेपी सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? बीजेपी सरकार के भरोसे से ही, विश्वास से ये लग रहा था कि मतलब नौकरी दे रही है हरियाणा में, ठीक ठाक दें, बगैर खर्ची के, बगैर पर्ची के देंगे। तो मैं पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, नंबर भी मेरे इतने हैं, मतलब जनरल बच्चों के भी नहीं है। 86 नंबर है मेरे 100 में से। ठीक है, मतलब मेरे को टॉप पोस्ट मिलनी है, लेकिन ये चाह रहे मैं चपड़ासी की नौकरी करूँ। जी। वो मैं करूँगा नहीं। ये मेरे को तो लग रहा है नौकरी देंगे नहीं, मेरे को पता है। ठीक है, लेकिन मैं इनकी सच्चाई बता देता हूँ। इतने झूठे और इतने ड्रामेबाज है ना, इनका जो सेंस है ना वही ड्रामेबाज है। मैं फौजी हूँ, रविंद्र, बड़ेसरा गाँव है भिवानी में मेरा। ठीक है, इन और ये भी बता देता हूँ मैं कांग्रेस का वर्क करूँ, ये भी इससे बात से ही नहीं डरता हूँ मैं। ये इतने ड्रामेबाज और इतने, बस पूछो मत, बेकार आदमी है, बिल्कुल जीरो हैं। झूठ के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। मतलब अभी कोई उम्मीद बची है आपको इनसे? ना, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं बची। बाकी बच्चों के साथ मैं आ जाता हूँ। हाँ, बाकी कोई उम्मीद नहीं है इनसे। धन्यवाद जी।